बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हाफ़ लाइफ पीरियड, जो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द हाफ़ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। हाफ़ का मतलब होता है बेटा आधी, लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी, यानी आधे रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे उसका क्या कहते हैं, हाफ़ लाइफ पीरियड। तो बेटा जब हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, बेटा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जब तोड़ते फोड़ते हैं इंटू N2O5 O4 एंड ऑक्सीजन में, तो 24 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसको 45 डिग्री पर। तो 24 मिनट्स का मतलब है ये उसकी क्या है, हाफ़ लाइफ। और हाफ़ लाइफ को बेटा हम डोनेट करते हैं विद T1/2। टी का मतलब है टाइम, 1/2 का मतलब है हाफ़। इसका मतलब क्या है कि N2O5 को डिकम्पोज होने के लिए इंटू 0.1 अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स है तो 0.05 उसका हाफ़ है। तो हाफ़ कंसनट्रेशन में जाने के लिए उसको कितने टाइम रिक्वायर्ड है, 24 मिनट। तो 24 मिनट उसकी क्या होगी, हाफ़ लाइफ। अगले 48 मिनटों में वो क्या हो जाएगा, 0.05 से 0.025 हो जाएगा। और अगर 72 मिनटों में वो कितना हो जाएगा, 0.012। तो जितनी भी हाफ़ अमाउंट उसकी रह जाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, हाफ़ लाइफ। और सेकंड एग्जांपल है बेटा डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम, यानी डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है डिकम्पोज होना। तो हमारे पास जो यूरेनियम है जो डिसइंटीग्रेट करता है तो उसकी हाफ़ लाइफ होती है 7.1 × 10⁸ यानी 710 मिलियन ईयर्स। तो बेटा ये आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जा सकता है कि यूरेनियम की डिकम्पोजिशन का हाफ़ लाइफ कितनी है। तो आप बताएंगे 710 मिलियंस में वो 0.5 किलोग्राम रह जाता है। 0.5 किलोग्राम अगले 710 मिलियन ईयर्स के बाद वो इससे भी हाफ़ रह जाएगा। वो कितना रह जाएगा, 0.25। तो वो टाइम जिस पर उसकी कंसंट्रेशन मिकदार क्या रह जाए, हाफ़ रह जाए, आधी रह जाए, उसका क्या कहलाता है, हाफ़ लाइफ पीरियड। बेटा हाफ़ लाइफ पीरियड और ऑर्डर का क्या रिलेशन होता है, कहता है हाफ़ लाइफ पीरियड यानी T1/2 डिपेंड करता है ऑर्डर पे। N क्या है, ऑर्डर 1/A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, N क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो कहता है हाफ़ लाइफ किसी भी ऑर्डर के लिए उसकी कंसंट्रेशन का हाफ़ होता है। मतलब अगर उसका ऑर्डर 1 है तो हाफ़ लाइफ जो है वो आपके पास कंसंट्रेशन 0 होगी तो हाफ़ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए करेंगे तो हाफ़ लाइफ किसके लिए होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए। और अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए करेंगे तो हाफ़ लाइफ किसके लिए होगी, थर्ड ऑर्डर के लिए। जैसे बेटा उसने कहा सपोज करें N किसके इक्वल है, 1 के, तो हमने T1/2 के बाहर क्या लिख दिया, 1, N की जगह भी लिख दिया 1। तो 1 - 1 कैंसिल हुआ, क्या आ गया, A0, A की पावर 0। इसका मतलब है अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 0। बेटा ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये एक हमारे पास BSc लेवल पर एक्सप्रेशन होता है T1/2 का हाफ़ लाइफ का, उसके ज़रिए हम निकालते हैं। तो वो हमारे पास लेंथी डेरिवेशन होती है, वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में देखें बेटा N किसके इक्वल है, 2 के, तो हम इसमें पुट करेंगे Ty/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और N की जगह भी क्या आएगा 2, 2 - 1 तो A की पावर क्या आ गई, 1। तो ऑर्डर का 1 पॉइंट लेस क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ़ लाइफ। थर्ड ऑर्डर के लिए N किसके इक्वल होगा, 3 के, और 3 माइनस क्या करेंगे, 1। तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2। तो हाफ़ लाइफ आपके पास थर्ड ऑर्डर की होगी, लेकिन आपके पास कंसंट्रेशन की एक पावर क्या होगी, कम होगी। तो ये कौन सा आ गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन 1/K है 0.693। बेटा ये डेरिवेशन के बाद आता है, वो डेरिवेशन आपकी बुक में मौजूद नहीं है, वो बैचलर लेवल पर होती है, इसलिए आपने भी इसकी वैल्यूज़ एस्टिस जो है वो याद करनी है। ये बेटा जो मैं आपको स्कैन कर रही हूँ, द रेडियो एक्टिव डिकेज ऑलवेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला नहीं करना लेकिन नीचे वाला आपने मस्ट करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसकी पिक भी बेटा मैं आपको भिजवा दूँगी। इसमें बेटा आपने यूरेनियम वाली एग्जांपल ही लिखनी है, यानी ये स्टेटमेंट दे के रेडियो एक्टिव डिकेज ऑलवेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। उसके बाद बेटा आपने ये जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 वाली है ये एग्जांपल पूरी पुट कर देंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रे डिटरमिन स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन रे डिटरमिन स्टेप एंड गिव एग्जांपल। पीछे भी बेटा बड़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि कई केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं, और वो स्टेप जो इसका स्लो स्टेप होता है वो क्या कहलाता है, रे डिटरमिन स्टेप। आप देख सकते हैं NO2 प्लस CO प्लस NO2O प्लस CO2, ये ओवरऑल रिएक्शन है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है कि इसका सेकेंड ऑर्डर है। अब वो सेकेंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि बेटा आपके पास ये उसका फर्स्ट स्टेप और ये क्या है उसका सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आप दे सकते हैं स्लो है और सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट। तो पहला स्टेप जो स्लो स्टेप है उसे हम क्या कहते हैं, रे डिटरमिन स्टेप। तो बेटा इसमें आपने ब्लू वर्ड में दी गई डेफिनेशन याद करनी है और ये तीनों रिएक्शंस आएंगे और ये रेट इक्वेशन आएगी। तो आपको डिफ्रेंशिएट आ सकता है बिटवीन फास्ट स्टेप एंड रे डिटरमिन स्टेप। तो आप बताएंगे ऐसा स्टेप जो फास्टली टेक प्लेस हो, जिसके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा हो, उसको फास्ट स्टेप। लेकिन वो स्टेप जो स्लो टेक प्लेस हो रहा होगा उसको रे डिटरमिन स्टेप कहेंगे, और उनकी आप एग्जांपल्स दे देंगे। तो फास्ट स्टेप एंड रे डिटरमिन स्टेप में आपको डिफरेंस भी आ सकता है, उसको आपने ऐसे जो है वो याद करना है। आगे बेटा मेजरमेंट ऑफ द रेट फ्रॉम द ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये पेपर में आना है, ना ये आपके टॉपिक का हिस्सा है। अब बेटा आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बेटा वो एनर्जी जो किसी भी कोलिजन्स के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन के चांस के लिए ज़रूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए रिएक्टर्स के दरमियान में कोलिजन्स होती हैं, जिसके नतीजे में बेटा पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। वो जो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाएं तो उसमें जो रिएक्टेंट्स का मिक्सचर होगा वो एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। उनमें से कुछ कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगी रिएक्टेंट को और कुछ कन्वर्ट नहीं करेंगी। जिन कोलिजन्स के नतीजे में बेटा आपके पास प्रोडक्ट बन जाए उन कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव कोलिजन, और जिनके दौरान प्रोडक्ट ना बने उन्हें हम क्या कहते हैं, इनअफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब बेटा अफेक्टिव कोलिजन्स तब होती है जब दोनों रिएक्टेंट्स की कोलिजन के बाद एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अगर बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो हम कहेंगे ये इसने एक्टिवेशन एनर्जी को गेन कर लिया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है और ये कोलिजन क्या हो गया, अफेक्टिव। लेकिन अगर बेटा उनकी जो एनर्जी है वो अब कंप्लीट ना हो तो उस सूरत में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। अब होता क्या है बेटा, ए और ए एक रिएक्टेंट है, बी और बी एक रिएक्टेंट है। ए और ए के दरमियान बॉन्ड टूटेगा और ए और बी के दरमियान बॉन्ड बनेगा। यानी ए और ए के दरमियान बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड ए और बी के दरमियान बन रहा है। इसको हम कहेंगे बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे, आप देख सकेंगे ए बी और ए बी के दरमियान जो बॉन्ड बना ये नए बॉन्ड बने, तो पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड बन गए, तो क्या बन गया, प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या बनी, अफेक्टिव कोलिजन। और जो उसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट के लिए उसके लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड थी, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वो ऑब्टेन होगी और इसलिए वो प्रोडक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट। अब बेटा एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक क्या होता है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि ऐसा जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो, हायर। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास ग्राफ दिया हुआ है जिसपे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इस सूरत में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, चूँकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और उसने कम वाली में जाना है तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और इस पीक को जब वो क्रॉस कर लेगा, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जब क्रॉस कर लेगा तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की क्या हो, कम हो, तो उस सूरत में वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन बेटा अगर आपके पास रिएक्टेंट लो एनर्जी लेवल पे हो और प्रोडक्ट क्या हो, ज़्यादा एनर्जी लेवल पर, तो इस पीक को क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट चूँकि एनर्जी कम पर है और प्रोडक्ट्स क्या हैं, ज़्यादा, तो रिएक्टेंट्स को अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, ताकि वो हाई एनर्जी वाले प्रोडक्ट को क्रॉस कर सकें बाय क्रॉसिंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इस सूरत में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक।
ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट लोअर लेवल पे हो और प्रोडक्ट हाई लेवल पे हो, उस सूरत पे में एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की ज़्यादा। और जब बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम होगी तो एनर्जी को रिलीज़ करेंगी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने एक्टिवेशन एनर्जी को याद करते हुए याद रखना है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन्स करते हैं। कोलिजन्स के नतीजे में नए बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। हमारे पास इस लिहाज से कोलिजन्स की दो टाइप्स हैं, एक टाइप अफेक्टिव और एक क्या है, इनअफेक्टिव। अगर अफेक्टिव कोलिजन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा और इनके दरमियान एक अनस्टेबल सी सिचुएशन बनेगी जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। और जब उनको एनर्जी लेवल अपना कंप्लीट मिल जाएगा तो वो क्लाइम करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। उसमें हम दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की और एक एंडोथर्मिक की। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और प्रोडक्ट का कम है तो रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और प्रोडक्ट का कम है तो एनर्जी रिलीज़ होगी और रिएक्शन जो है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अगर हमारे पास रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम और प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो वो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो बेटा हमारे पास अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो रिवर्सिबल है, यानी कि वो फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, तो उस सूरत में बेटा हमारे पास रिएक्टेंट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेशन जो है हमेशा डिफरेंट होती है। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा लीकेशन प्रिंसिपल, कि जब वो फॉरवर्ड था तो एक्सोथर्मिक था, जब वो बैकवर्ड गया तो वो क्या था, एंडोथर्मिक था, क्योंकि उसको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। इसका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो सेम नहीं होती। उसके बाद बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्रैक्शन एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की अभी जो डेफिनेशन बताई वो आपको आप करेंगे, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में से एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ाऊंगी। ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी एंडोथर्मिक भी और एक्सोथर्मिक भी, लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमेशा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और एंथैल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन है, वो कैसे है वो आपको चैप्टर नंबर 7 में बताऊंगी। और स्टेट फंक्शन वो होता है जिसकी इनिशियल वैल्यू भी हो और फाइनल भी हो। तो एंथैल्पी चेंज एट डिफरेंट प्रेशर पे हम ले सकते हैं, इसलिए बेटा एंथैल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई फाइनल या इनिशियल वैल्यू नहीं होती। और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए क्या होती है, डिफरेंट, लेकिन एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो बेटा ये इम्पॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आप पहले उसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, और देन उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए लिखेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अब हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड आर्हेनियस इक्वेशन, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह।